तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केसरी 2 मूवी को। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। मैं बहुत सारे मूवीज भी देखता हूँ जिसमें से तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी वगैरह रहते हैं। बहुत कम मूवीज होते हैं जो दिल पे निशान छोड़ जाते हैं। उनमें से एक मूवी मैं बोल सकता हूँ जो कि केसरी 2 है, जो कि 2025 में मैंने देखा है। अक्षय कुमार के बारे में ये बोला जाता है कि आप क्वालिटी मूवीज चुनो, एक साल में इतने सारे मूवीज अब मत करो, क्वालिटी वर्क करो। क्वालिटी वर्क दिखाए। केसरी 2 में जब भी अक्षय कुमार का एंट्री हुआ है ना भाई, हॉल में सीटियां पड़े हैं। और जो कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है ना भाई, क्या जवाब। अक्षय कुमार का तो कमबैक हो चुका है और उनके ऑपोजिट आर माधवन, उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। मूवी के शुरुआत में हमको 1919 दिखाया जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर हुआ था। हम उधर देखते हैं बहुत सारे लोग जमायत हुए थे। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ब्रिटिश और ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ ये लोग प्रचार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा एक कागज को रोल करके आसमान की तरफ देख रहा होता है और हमको आसमान में दिखाया जाता है एक ब्रिटिश प्लेन जो कि उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। हम देखते हैं कि उनका नेता समझा रहे थे कैसे ब्रिटिशर्स उनको अंदर से खोखले कर रहे हैं और कैसे इन लोगों को उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, कैसे और लोगों को जोड़ना है, बताना है हमारा आंदोलन क्या है, हम क्यों ब्रिटिशर्स को देश से खदेड़ना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं जलियांवाला बाग के ग्राउंड पे जनरल डायर अपने फोर्सेस के साथ पहुंचते हैं और वही छोटा बच्चा अपने माँ और बहन से ये बोलते हैं कि हमको इधर से निकलना चाहिए, ये लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, ये लोग कुछ समझ पाए। इससे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश आर्मी हाथ में बंदूक लेके इनको घेर लिए थे और जनरल डायर ऑर्डर देते हैं कि इनके ऊपर फायरिंग करो। बिना किसी वार्निंग के उनके ऊपर गोलियां चलाए जाते हैं और भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। पीछे के गेट पे उन्होंने पहले से ही ताला लगा दिया था कि कोई दीवार फांद भी ना पाए। गोलियां चलाए गए, एक के बाद एक लोग धराशायी होते गए, पर ये जालिम नहीं रुका। एक के बाद एक गोलियों के राउंड्स ये खाली करता गया। उस छोटे बच्चे की माँ बहन उस गोलियों के चलते अपना दम तोड़ देते हैं। वो बच्चा उनको खोज रहा था लाशों के ढेर में, मानो वो दबसा गया था और उसकी आवाज भी थम गई थी। ये लोग चेक करने के लिए कि कोई जिंदा है कि नहीं। बंदूक के सामने वाले हिस्से में जो चाकू रहते हैं वो हर एक इंसान के ऊपर घुसाने लगे कि अगर कोई जिंदा भी है तो उधर ही मारा जाए। पर वो छोटा बच्चा बहुत सारे लाशों के नीचे था, वो बेहोश हो चुका था, उसको सांस नहीं आ रहा था। फिर हमको थोड़ा कहानी बताया जाता है। 1914 पहला विश्व युद्ध। तब अंग्रेजों को जब सैनिकों की कमी होने लगी तो भारतीय लोगों को उन्होंने समझाया कि हमारे सेना में आप लोग योगदान दीजिए, इसके बदले हम आपको आजादी देंगे। अंग्रेजों के इस वादे पे यकीन करके हमारे 15 लाख लोग ब्रिटिश आर्मी में खुद को समर्पित कर दिया। विश्व युद्ध कुछ दिनों बाद रुक गया पर अंग्रेजों ने हमें धोखा दे दिया। फिर क्या था, पूरे देश में क्रांति गूंज उठी। पंजाब जिसने सबसे ज्यादा अपने बेटों को अंग्रेज सरकारों को सौंपा था, उनके तरफ से युद्ध करने के लिए जगह जगह आंदोलन गूंज उठी। कृपाल सिंह जो कि पहले अंग्रेज के फौज में ही थे, वो भी अपना आंदोलन करने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने हर एक भारतीय को एक साथ होने को बोला था। ब्रिटिश सरकार की नींव उन्होंने हिला दी थी। उनको लेके पूरे ब्रिटिशर्स परेशान हो चुके थे। उन्होंने पूरा कानूनी दावपेच लगा दिया था, इसको कैसे भी जेल में कैद करना है। आए दिन न्यूज में इसके कविता जो कि देश में क्रांति जगाते हैं, ये सब आते थे ब्रिटिश के खिलाफ और क्राउन के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स के एक हायर ऑफिसर सलाह देते हैं कि अगर कृपाल सिंह को हमको फंसाना है, कोर्ट से सीधा जेल तक का रास्ता उसे सिर्फ एक आदमी ही दिखा सकता है। कलरापेट्टू से लेके कथकली से लेके वकालत सब में अव्वल आते थे ये। इस देश का टॉप बैरिस्टर जो कि आज तक कोई भी केस नहीं हारा, सर चतुर शंकर नायर। उस टाइम में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में वाइसरॉय कमेटी का एक लौता हिंदुस्तानी मेंबर था वो। फिर हम देखते हैं तिरा सिंह जो कि लीगल एडवाइजर थे माइकल के, वो हायर करते हैं सर शंकर नायर को कृपाल सिंह के खिलाफ। फिर हमको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को दिखाया जाता है अमृतसर में, जहाँ पर हम देखते हैं कृपाल सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर शंकर नायर जी पहले तो उनको अच्छे से कवि बोलते हैं और ये बोलते ऑपोजिशन लॉयर से सही बोला, इनके सिर्फ कविताएं छपने से कैसे वो क्राउन के खिलाफ हो जाते हैं। ये मुझे भी लगा क्राउन से गलती हुआ है, पर ऑपोजिशन लॉयर ही नहीं समझ पाए ये एक चाल थी। फिर शंकर नायर जी बोलते हैं मैंने आपके बारे में पता लगाया है, इससे पहले आप ब्रिटिश आर्मी में थे और आपने उधर गन चलाने और भी बहुत सारी चीज सीखे होंगे जो कि
आपने हर एक आंदोलन में भी बोला है, मैंने आपके आंदोलन वगैरह भी अटेंड किए हैं, और आप मुझे ये बता सकते हो कि खुदराम सिंह और बरिंदर कौन है? तब कृपाल जी बोलते हैं कि वो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, और यही आपके कॉलेज के बच्चे कुछ ही दिनों पहले किंग्सपोर्ट की गाड़ी के ऊपर अटैक कर दिए थे। वो नहीं बचे, पूरा गाड़ी जल के खाक हो गया, और वो उस अटैक में जिंदा नहीं बचे। और क्राउन के खिलाफ कलम नहीं, कारतूस भी चल सकते हैं। ये महान विचार किसका है? कृपाल जी बोलते हैं, मैंने ये लिखा है, पर मैंने ये नहीं बोला कि उन लोग जाके हमला कर दे। पर शंकर नायर को बस ये नैरेटिव चाहिए था। वो मिलॉट के सामने बोल देते हैं कि ये पूरी सोची समझी चाल है, और इनके लिखा द्वारा बहुत सारे लड़के मोटिवेट होते हैं। ये क्राउन के लिए मानो एक थ्रेट है। इनको सिर्फ कविताएं लिखने के लिए ही नहीं, इनको क्राउन के खिलाफ एक साजिश रचने के लिए कारावास दिया जाए। और ऐसे ही दाव पेच से शंकर नायर किसी को भी फंसा देते हैं। कृपाल जी को जब अरेस्ट करा गया, वो बोलते हैं, अब बहुत अच्छे केस लड़े हो, पर ये केस अब गलत लोगों के लिए लड़ रहे हो। शंकर नायर जी बोलते हैं, कोर्ट में बस सही गलत होता है, और आपके कविताओं से देश नहीं चलते। कृपाल जी बस मुस्कुराते हैं और ये बोलते हैं, एक दिन आप भी समझोगे ये देश कैसे चलाना होता है। ये केस जीतना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो शंकर नायर जी को सर उपाधि दिया जाता है और उनके पत्नी को लेडी नायर, और ये उपाधि बहुत ही कम लोगों को मिला है। शंकर नायर जी बहुत ही खुश थे। उनको लग रहा था कि उनकी काबिलियत की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया, जो कि सच भी है। पर उसके पीछे ब्रिटिशर की गंदी चाल थी कि एक इंडियन के द्वारा एक इंडियन को जेल में भेजा गया। डिवाइड एंड रूल वो तो पहले से ही करते हैं, पर जनरल डायर ने जो किया था उसके लिए उनको कोई पछतावा नहीं है। पर माइकल उन्हें बोलते हैं कि प्रेस मीडिया इन सब चीजों को अगर छापती है तो ये क्राउन के लिए अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाए। तब डायर बोलता है, मीडिया वही छापेगा जो हम लोग उसे बोलेंगे। फिर हमको ब्रिटिशर्स की क्रूरता को दिखाया जाता है। जो भी प्रेस ये बात माने वो तो ठीक है, नहीं तो बाकी प्रेस को वो आग लगा देते हैं कि ये डायर वाला न्यूज बाहर ही ना आए। और उन्होंने केस को ऐसे दिखा दिया कि उस दिन जलियांवाला वाला बाग में उन लोगों के पास हथियार था, वो दंगे करने वाले थे। डायर ने जो किया वो अच्छे के लिए किया क्राउन के, और जितने भी लाशें थे उनको नाले में फेंका गया। लोगों को मुआवजा दिया गया 25 रुपए के। उनको पता ही नहीं था जहाँ पर वो साइन कर रहे हैं वो उनके क्लोज वन, भाई बहन, माँ बाप के रक्त से सना हुआ है। पर बहुत सारे फैमिली मेंबर थे जो कि आके बोल रहे थे कि उनके ऊपर गोलियां चलाया गया और ये एक हत्या है। तो ब्रिटिश सरकार अपने रेपुटेशन को क्लियर करने के लिए वो एक चाल चलते हैं, वो एक कमीशन बिठाते हैं कि जिस कमीशन में वो लोग चीजों को ढूंढ के देखेंगे कि असलियत में क्या हुआ, और लास्ट में सारे लोग नॉट गिल्टी लिख देंगे और जनरल डायर एकदम से क्लीन चिट पा जाएगा और ये पेपर वगैरह में भी आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तिरा सिंह जो कि माइकल का ही एक एडवाइजर है, वो बोलता है कि इस चीज के लिए सबसे अच्छा बंदा हमारे लिए है सर शंकर नायर, जो कि इस केस को लीड भी करेगा और एक इंडियन भी होगा। तो जो इंडियन लोग हैं उनका सेंटिमेंट भी बैठेगा कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने सिर्फ इसका निरीक्षण नहीं किया। फिर शंकर नायर जी को अपॉइंट किया जाता है। वो जब ऑफिस में घुसने ही वाले थे, वो देखते बहुत सारे फैमिली के परिजन, वो लोग उनके तरफ बस देख रहे थे इस होप में कि वो न्याय करेंगे। फिर शंकर नायर जी और बाकी कमेटी के लोग बैठते हैं और जो है वो समझाने लगे क्या हुआ था उस दिन। 13 अप्रैल को 232 राउंड फायर हुए और दंगाई 1650 लोग उधर मारे गए, और जनरल डायर ने सही समय में उनके ऊपर गोलियां चलाए, नहीं तो हर जगह दंगे होते हैं। शंकर नायर जी ने जब पूछा कि अगर उन लोगों ने गोलियां चलाए तो हमारे ब्रिटिशर्स के कितने लोग मारे गए, तब जो बता रहा था वो बिल्कुल चुप था। वो बताता है, सर एक भी नहीं। शंकर नायर जी जब बाहर आते हैं वो देखते हैं जिनके परिवार से मरे थे उन लोगों को बुलाया गया दस्तावेज में साइन लेने के लिए, और 25 रुपए ये लोग दे रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि उधर क्या लिखा है। उधर ये लिखा था कि उनको कोई शिकायत नहीं है कि उनके फैमिली मेंबर मरे हैं, और वो लोग दंगाई थे। और फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मुआवजा देने की सोची, पर जो डेथ काउंट है वो तो बहुत ज्यादा था, जो कि अंदर रूम में डिस्कस हो रहा था। फिर वो सीधा कृपाल जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझसे डेथ काउंट क्यों छुपाया जा रहा है। वो बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप तो क्राउन के लिए काम कर रहे हो, उन विक्टिम्स के लिए इतना ज्यादा सहानुभूति क्यों। शंकर नायर जी तो मुस्कुराते और ये बोलते हैं, आपने बोला कि वो दंगाई थे, अब बताइए कि वो दंगाई थे या विक्टिम्स थे। तब वो बोलते हैं कि आप क्या जनरल डायर के खिलाफ शिकायत लेके आए हो? अगर आपको कोई शिकायत है तो आप गवर्नर से कर सकते हो, पर आपको क्राउन के लिए लड़ना है, क्राउन के खिलाफ नहीं। फिर हम देखते हैं कि जनरल डायर उनसे मिलने के लिए आते हैं
और जनरल डायर ने उनके सामने मिसबिहेव किया और ये समझा दिया कि तुम हमारे हाथ के कठपुतलिया हो, भले तुमको नाइट उपाधि मिला हो या तुम एक एडवोकेट हो, बट तुम हो अंग्रेज सरकार के नीचे, मतलब क्राउन के लिए काम करने वाले। तो कमेटी भी बिठाया गया और शंकर नायर जी अपने जांच पड़ताल भी करते गए और उनको ये पता चला कि उनसे बहुत बड़ा सच छुपाया गया। जनरल डायर ने बहुत बड़े जेनोसाइड को अंजाम दिया था जिसकी सजा उनको मिलना चाहिए। तो कमेटी बिठाएगी, कमेटी की राय आई। जो अंग्रेज के लोग थे उन्होंने नॉट गिल्टी लिखा शंकर नायर को छोड़ के, तो उनकी उस एक वोट को काउंट नहीं करा गया। तीर्थ सिंह ने बोल दिया कि तुम्हारे एक वोट से कुछ बदलने नहीं वाला है, हम जनरल डायर को ये नहीं मानते कि वो गिल्टी है और ये केस इधर ही रफा दफा होता है। फिर आपको वो बच्चे तो जरूर याद होगा जो बच्चा जिस दिन जलियांवाला बाग में जिंदा बचा था, उसने अपने माँ को और बहन को खोया था। पर इधर शंकर नायर जी को और एक सच्चाई पता चलता है कि ये बच्चा और किसी का नहीं, जो कवि कृपाल सिंह था उसका ही बेटा है। वो शंकर नायर जी पे अभी भी भरोसा रखते हैं। वो ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप मुझे न्याय दिलाओगे, मेरे माँ के साथ और मेरे बहन के साथ जो हुआ और इतने लोगों के साथ जलियांवाला बाग में जो हुआ, आप इंसाफ दिलाओगे। और उनको सारे पेंटिंग्स दिखाते हैं। ये पेंटिंग उसने अपने खुद के हाथों से बनाया है, क्योंकि उस दिन ना कोई फोटो था ना कोई सबूत था, जो कि होते हुए वो सब कुछ देखा है और गवाही देगा। पर कुछ टाइम बाद जब शंकर नायर जी उसके घर पहुंचे, ये पता चला कि उस लड़के ने अपनी नस काट के अपनी जान दे दी और इस मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को मानने लगा, क्योंकि वो न्याय नहीं दिला पाया। उसके एक नॉट गिल्टी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही छानबीन में डायर गिल्टी पाया गया हो, तो वो डिसाइड करता है कि इस जगह को वो छोड़ देगा। जब वो ट्रेन से अपने होम टाउन लौट रहे होते हैं, तभी एक जूनियर लॉयर दिलजीत सिंह उनसे मिलने के लिए आते हैं और ये बोलते हैं कि आपको देख के ही मैं इंस्पिरेशन ली थी कि मैं एक लॉयर बनूंगी, पर आज बहुत खुद को शर्मसार महसूस हो रहा है। आपको तो पता होगा परगट सिंह अब खुद के हाथ के नस काट के उसने अपनी जान दे दी। दिलजीत ये भी बोलती है, मैंने सोचा था कि कंधे से कंधा मिला के आपके साथ कोर्ट रूम में लड़ूंगी जनरल डायर के खिलाफ। परगट अकेला पड़ चुका था, उसे पता था कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ आप हो। ये बात सुन के मानो शंकर नायर जी के दिल का आग और बढ़ चुका था। वो जलियांवाला बाग के ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ पर तभी भी खून के छींटे दीवारों पे लगे हुए थे। दीवारों से मानो लोगों की आवाज आ रही थी। तो शंकर नायर जी डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्राउन के खिलाफ केस लड़ेंगे, जनरल डायर को गिल्टी साबित करेंगे। दिलजीत कौर भी बहुत ही खुश होती है और शंकर नायर जी बोलते हैं केस फाइल करो, पर सबको पता ना चले कि ये केस मैं लड़ रहा हूँ, नहीं तो अंग्रेज सरकार सारे सबूत पहले ही मिटा देंगे, मैं तुमको बाद में ज्वाइन करूंगा। फिर क्या था, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। जितने भी सबूत उनको मिले जलियांवाला बाग के रिलेटेड, वो सब कुछ इकट्ठे किए। एंड जिस दिन कोर्ट रूम में शंकर नायर जी की एंट्री हुई, पूरा अंग्रेज एम्पायर मानो घबरा सा गया था, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कभी हारे नहीं है जो केस उन्होंने उठाया है। शंकर नायर जी जज को बोलते हैं कि ये एक सोची समझी जेनोसाइड है जो कि जनरल डायर ने कराया है। पर जनरल डायर अपने सफाई में ये बोलते हैं कि वो दंगाई थे, उनके पास हथियार भी थे, खुद के बचाव के लिए हमको वो सब कुछ करना पड़ा। तब शंकर नायर जी बोलते हैं, तो आपको लाशों के ढेर में से कितने हथियार मिले? जनरल डायर के पास कोई जवाब नहीं था। तब वो पुलिस का सहारा लेते हैं और अपनी एक मोहरे की चाल देते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर करतार सिंह भी झूठी गवाही देता है और ये बोलता है शाम के 4 बजे बहुत सारे दंगाई जलियांवाला ग्राउंड पे जा रहे होते हैं। मैंने तुरंत तब जनरल डायर जी को खबर किया, इसीलिए ये सब कुछ होने से रोक पाए। शंकर नायर जी और एक चीज का खुलासा करते हैं और ये बोलते हैं कि जनरल डायर की सोची समझी चाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ना कि करतार सिंह ने उन लोगों को एक बार भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। दूसरी बात, किसी ने तो अनाउंसमेंट किया था कि क्रांतिकारी कन्हैया लाल आ रहे हैं जलियांवाला बाग के ग्राउंड पे, इसलिए और लोग भी इकट्ठे हो गए थे उधर, जबकि उस दिन तो उधर वो आने ही नहीं वाले थे, वो दूसरी किसी जगह कवि सम्मेलन में गए हुए थे। जनरल डायर की ये सोची समझी चाल थी कि जितना हो सके लोग वो जलियांवाला बाग के ग्राउंड पे इकट्ठा करे और जेनोसाइड करे उन लोगों का। ऊपर से वो ये भी बोलते हैं कि जेनोसाइड होने से आधा घंटा पहले एक हवाई जहाज जो कि अंग्रेज सरकार की थी, मिलिट्री की थी, वो ऊपर से जा रहा होता है ये देखने के लिए कि कितने लोग ग्राउंड पे मौजूद है। पर जनरल डायर बोलते हैं कि वो एक जनरल को छोड़ने के लिए गए थे,
पर एयर लॉग में ना उनका कोई नाम था ना कोई डेट, ये भी सरासर झूठ ही थी। और ऊपर से 10 अप्रैल को जनरल डायर ने गोरखा रेजिमेंट और बलूच रेजिमेंट को अर्जेंट नोटिस में बुलाया। उन्होंने अपने ग्रुप में सिख रेजिमेंट को ही शामिल नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि सिख रेजिमेंट के लोग कभी भी अपने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद जज अगले हफ्ते से ट्रायल शुरू होने की ऑर्डर दे देते हैं, जो कि पहले तीर्थ सिंह और जनरल डायर को लग रहा था कि कोर्ट केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तीर्थ सिंह तब ये सोचता है अगर नायर को हराना है तो उसके दोस्त को ही सबसे बड़ा दुश्मन उसका बनाना पड़ेगा। फिर उनका केस लड़ता है नेविन मैकिनले, जो कि आधा अंग्रेज था आधा इंडियन, और वो नायर के साथ ही पहले काम किया करता था, मतलब वो भी दोस्त थे और ये दोनों कभी भी अपना केस नहीं हारे। मैकिनले नायर के ऊपर गुस्सा था और बहुत टाइम से बात भी नहीं किया था, मानो इसलिए क्योंकि जो पोस्ट वाइसरॉय कमीशन पे मैकिनले को मिलने वाली थी वो पोस्ट मिल गया शंकर नायर को, और कैसे वो ही मौका छोड़ दे। नेक्स्ट डे जब हियरिंग होता है और मैकिनले कोर्ट में आता है, सारे लोग मानो शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने अपने लाइफ में कभी भी एक केस नहीं हारा था। आज वो दो दोस्त आमने सामने थे, क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। मैकिनले आते ही अपना पहला चाल चलता है। वो ये बोल देता है कि सारे रिपोर्टर्स ना कुछ साबित हुआ इससे पहले ही मेरे मुवक्किल जनरल डायर के बारे में अनाप शनाप छापने लगे। मैं ये चाहता हूँ कि इसका फायदा दूसरे देशों को ना मिले। कुछ दिन पहले ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ है, अगर ऐसे रिपोर्ट्स आएंगे जनरल डायर जो कि एक काबिल ऑफिसर है तो क्राउन को खतरा है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि रिपोर्टर्स को बाहर ले जाया जाए। जज को भी ये ठीक लगता है क्योंकि ये क्राउन के सिक्योरिटी की बात है, तो रिपोर्टर्स को बाहर कर दिया जाता है। फिर मैकिनले ये बोलता है 10 तारीख को डंडा फौज की एक मोर्चा हुई थी जो कि इस जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, वो मैं साबित कर सकता हूँ। फिर वो कटघरे में एक स्कूल टीचर मार्था को खड़े करते हैं। वो ये बोलते हैं डंडा फौज के लीडर तनवीर ने इनके साथ स्कूल के स्टोर रूम में दुष्कर्म किए हैं, और जब पुलिस को ये बात पता चलता है और वो खुद भी कबूलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। उनके जो समर्थक है वो बौखला चुके थे, वो जगह जगह मोर्चा निकाल रहे थे। तो जिस दिन जलियांवाला बाग में वो लोग मोर्चा प्रदर्शन करते हैं उधर डंडा फौज के लोग भी घुस जाते हैं और उसके अंदर घुल मिल के वो भी दंगाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए हमारे जनरल डायर उनको शनक नहीं कर पाए, इसलिए उनको सारे दंगाई को मारना पड़ा। ये एक तरह से क्राउन की सुरक्षा ही हुई। नेविल ने मानो आके पूरा गेम ही पलट दिया था। वो अखबार में ये छापने को बोलते हैं कि नायर अभी एक दुष्कर्म करने वाले के साथ ले रहा है। ये केस अभी डायर और नायर के बीच नहीं, ये केस अब ये होगा कि दुष्कर्म करने वालों को बचा रहा है नायर। और ये छापने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं अंग्रेज औरतें रास्ते में निकल चुके थे, नायर के खिलाफ नारेबाजी दे रहे थे, और नायर जब अपने बीबी के साथ होता है उसके मुंह में कालीद पोत दिया जाता है जिससे वो बहुत शर्मसार होता है। पर नायर ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ, इन लोगों को वो इंसाफ जरूर दिलाएगा। फिर से इन्वेस्टिगेशन वो लोग शुरू करते हैं। 2 दिन थे उनके पास। दिलजीत चली जाती है वही स्कूल में तलाशी लेने के लिए मार्था के बारे में और स्टोर रूम में क्या कुछ हुआ था, और इधर तनवीर के बारे में पता करते हैं नायर। उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फिर से 2 दिन बाद हम कोर्ट में देखते हैं कि मार्था को कटघरे में बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है कि तुम फिलोसॉफी के टीचर हो तो ये बुक तुमने कितनी बार पढ़ी है। जल्दबाजी में वो बोल देती है कि मैंने 3 बार सुनी है। तो जो सुनी होगी किसी न किसी ने जरूर पढ़ा होगा। तो उधर खुलासा होता है कि तनवीर और कोई नहीं, तनवीर मार्था से प्यार करता है और मार्था भी। स्टोर रूम में वो दोनों एक साथ थे, दोनों के रजामंदी से उनको पकड़ लिया था प्रिंसिपल ने। उन्होंने ही पुलिस बुलाया और मान मर्यादा रखने के लिए कि एक अंग्रेज लड़की एक भारतीय से प्यार करती है, मार्था को अपने स्टेटमेंट बदलने पड़े। ये बोलना पड़ा कि वो मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा था, नहीं तो मार्था के परिवार को भी मार दिया जाता और तनवीर को भी। फिर से मैकिनले अपना चाल चलता है और ये बोलता है इससे कुछ नहीं साबित होता कि जनरल डायर ने वो जेनोसाइड करवाया है, तो केस घूम के उधर ही लौट के आ जाता है। दिन भी कम थे और सबूत भी उनको लाना था कि डायर ने ये सब कुछ किया है। नेक्स्ट हियरिंग पे शंकर नायर ने जनरल डायर को ही कटघरे में बुलाया और एक एक करके उनकी पास्ट हिस्ट्री बोलने लगे। जब जनरल डायर छोटे थे तब वो स्कूल में बहुत बुली होते थे, जो कि इंडियन बच्चे करते थे। वो हकलाते थे, अच्छे से बात नहीं कर पाते। तब से इंडियन के प्रति उनका मनोभाव बहुत ही खीन था और वो एक मिलिट्री परिवार में पले बड़े, तो उनके पिताजी का भी रवैया वही था। उनको इंडियन के प्रति ये खीन भाव छोटे मतलब विरासत से ही मिला है। और जनरल डायर से इतने सारे तीखे सवाल और उनके हकलेपन की थोड़ा मजाक उड़ाते ही जनरल डायर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और जो उनको नहीं बोलना था वो बोल देते हैं, ऊपर से 2-4 गालियां भी दे देते हैं। जनरल डायर की ये सारी बात कोर्ट सुनता है
और वो अगली डेट में ही फाइनल वर्डिक्ट देंगे। जब अंग्रेज सरकार के पास कुछ नहीं था और मैकनली भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने शंकर नायर के घर पे एक फेक रेड करवाया, जहां पर उनको बहुत सारे दस्तावेज मिले जो कि खुफिया तरीके से मिलिट्री डिपार्टमेंट से लिए गए थे, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें सारे लॉयर्स ये करते हैं, पर जिसके पास पावर है, सत्ता है, क्राउन ने वही किया। तो नेक्स्ट हायरिंग पे वो नहीं आ पाए, वो तो तब जेल में थे। उनको बिठा रखा गया था जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, और वही हुआ। मैकनली ने बोल दिया कि वो तो खुद अभी जेल में हैं। उन्होंने गलत तरीके से मिलिट्री डिपार्टमेंट से खुफिया जानकारी चुराई, जो कि हमारे क्राउन के लिए खतरा है। इसके चलते हुए पुलिस ने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, रेड डाला, तो अब वो जेल में है। तो वर्डिक्ट भी सुनाई दिया जाता है कि नॉट गिल्टी है जनरल डायर। मैकनली केस जीत जाते हैं। वर्डिक्ट सुना देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, पर उनसे सारी इज्जत खींच लिए जाते हैं जो कि अंग्रेजों ने उनको दिया था, जो कि उनको भी चाहिए भी नहीं थी। वो अपने पत्नी को लेके केरला लौट जाते हैं, पर जलियांवाला बाग की घटना उनको सोने नहीं देते रात में। फिर उनको एक चिट्ठी रिसीव होता है, जो चिट्ठी और किसी की नहीं, कृपाल सिंह की है, जो कि जेल से उनको लिखते हैं, जहाँ पर ये सच्चाई लिखा हुआ था कि उनके बेटे परगट को अंग्रेज सरकार ने ही मारा है। वो एक क्रांतिकारी है, कभी बुज़दिलों को तारा अपने हाथों की नस नहीं काटेगा, और वो कबड्डी चैंपियन भी था। 2 अंग्रेजों ने उसके हाथ पकड़े होंगे और एक ने नस कटा होगा। जब तक मेरे बेटे के सांस चल रहे होंगे ना सर, तब तक वो मेरे बेटे के ऊपर ही बैठे रहे होंगे, नहीं तो एक हाथ से भी मेरे बेटे को वो लोग नहीं पकड़ पाते। वो एक लौता गवाह था जो कि जिंदा बचा था, उनको भी इन लोगों ने जिंदा नहीं रखा। शंकर नायर जी ये पढ़ के मानो बैठ नहीं सके। वो अपने आंखों के आंसू और दिल के ज्वालामुखी को रोक नहीं पाए। फिर से वो अमृतसर लौटे और दिलजीत कौर से कहा कि हम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करेंगे। जब केस फाइल करा जाता है कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, तभी जज बदल चुके थे, और ये जज तो केस को नहीं लेने वाले थे। उन्होंने बता दिया था कि जनरल डायर नॉट गिल्टी है। नायर समझ चुका था कि ये जज बिक चुका है। पूरा क्राउन मानो नायर के खिलाफ चला गया था। पूरे जुडिशियल सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री, सब कुछ। नायर को तब एक ही रास्ता दिख रहा था, वो जज के सामने उसकी बेइज्जती करने लगा, क्राउन की बेइज्जती करने लगा। पूरे जुडिशियल सिस्टम बिक चुकी है, उसकी बेइज्जती करने लगा। कोर्ट उसे ये भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे लाइसेंस को हम लोग रद्द कर देंगे, पर नायर नहीं रुका। वो फिर भी बेखौफ होके सब कुछ बोलता गया, उनको गालियां देता गया। फिर बार काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई। उस बैठक में ये बोला जाता है और ये वर्डिक्ट दिया जाता है कि नायर, इसके बाद तुम कभी वकालती नहीं कर पाओगे। अंग्रेज सरकार और क्राउन की बेइज्जती की है तुमने। मैकनली तब प्लान करके पूरे दुनिया के प्रेस मीडिया को बुला लेता है। इतनी बेइज्जती का मौका क्या वो छोड़ देता? फिर मानो शंकर नायर माफी मांगता है। ये सुनने के बाद मानो मैकनली थोड़ा मुस्कुराता है, पर वो चंद घड़ी की ईद होती है। शंकर नायर बोलता है, मैं माफी मांगता हूँ मेरे देशवासियों से, जो कि इतने दिनों से मैं क्राउन की गुलामी करता गया। और मेरी ये थिंकिंग थी कि आज तक मैं ये सोचता था कि कोर्ट में हार जीत का सिर्फ फैसला होता है, पर मुझे आज रियलाइज हुआ कोर्ट में हार जीत का सिर्फ नहीं, सही और गलत का भी फैसला होता है। तब जज नायर को बोलता है कि तुम एक केस में दूसरे केस के रेफरेंस नहीं यूज कर सकते या दूसरे केस के बारे में बात नहीं कर सकते। नायर बोलता है, नहीं, मैं बात कर सकता हूँ। रूल 70 बार काउंसिल की रूल, जो कि एक बाय ऑब्लिगेशन के साथ आता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कोई दूसरे केस के बारे में कोई संगीन तथ्य है तो आप कोर्ट को दे सकते हो। फिर वो अपने सबूत पेश करते हैं, जो सबूत और कुछ नहीं, जिस दिन नायर के घर में इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उसको पुलिस स्टेशन में रोक लिया गया था, और इस दिन फाइनल वर्डिक्ट हुए थे, तो जूरी मेंबर ने अपने राय सुनाए थे। बहुत लोगों ने नॉन गिल्टी लिखा, पर उनमें से 3 लोग जो थे उन्होंने गिल्टी लिखा था। पर बाद में डायर के लोगों ने उनको खरीद लिया था, और ये खुफिया इंफॉर्मेशन और किसी ने नहीं, डायर के सेना में एक कमांडर थे जो कि इंडियन थे, उन्होंने शंकर नायर के पास ये खबर पहुंचाया था। देखो, फाइनल वर्डिक्ट तो हो चुका था, वो तो नहीं चेंज होने वाला था, पर शंकर नायर की मकसद ये था कि ये जो बात है पूरे देशवासियों के साथ पूरे पृथ्वी को पता चले कि डायर कैसा जेनोसाइड किया था जलियांवाला बाग में, जो कि सफल हो गया था, क्योंकि उस दिन उसको बेइज्जत करने के लिए मैकनली ने जो प्रेस बुलाए थे, वो प्रेस कल ये छापेगी कि डायर का जेनोसाइड कैसा था जलियांवाला बाग में। इसी के साथ हम देखते हैं कि केसरी 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मूवी मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको भी मूवी मेरे तरह पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दे के जाए, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ऐसे मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।